हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी गाइड 360। होप आप अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमारे इकोनॉमिक करंट अफेयर का यह 10th पार्ट है जिसमें हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर को स्टडी करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी पास्ट 9 मंथ में टॉपिक करंट अफेयर में है उसको हमने यहां डिकोड किया है सोर्स के साथ। फ्रेंड्स, हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है जो भी टॉपिक उसको एक एक करके हम स्टडी कर रहे हैं। इसको 2 पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट में लगभग 8 टॉपिक को कवर करेंगे विद PYQ हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंडियाज ट्रेड डेफिसिट। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट आया रिसेंट में और वह क्या रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया जिन 10 यानी 10 कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है उनमें से 9 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट होता है। और ये जो डेटा है फ्रेंड्स, यह यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 रहा उसमें हमारा फाइनेंस के साथ क्या करंट स्टेटस है, उस करंट स्टेटस को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? 1 नंबर पे आता है चाइना, फिर यूएस, फिर यूएई। अगर हम फर्स्ट 3 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर को देखते हैं इंडिया के साथ तो चाइना, यूएस और यूएई। और आगे देखते हैं रसिया, सऊदी अरेबिया। फ्रेंड्स, अगर हम आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि हमारा ट्रेड सरप्लस किन किन देशों के साथ है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यूएस 1 नंबर पे आता है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस बहुत ज्यादा है। फ्रेंड्स, 2 नंबर पे आता है नीदरलैंड, फिर यूके, बेल्जियम और इटली। फ्रेंड्स, जो ट्रेड सरप्लस है ये चेंज होते रहता है। हम यह बात कर रहे हैं दिसंबर 2024 तक के रिपोर्ट के अनुसार। फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि किन कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो फ्रेंड्स, 1 नंबर पे तो चाइना ही आता है, 2 नंबर पे रसिया के साथ हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि रसिया के साथ हम लोगों ने क्रूड ऑयल को ज्यादा इंपोर्ट किया और हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट लाजमी है कि बढ़ेगा। 3 नंबर पे है फ्रेंड्स साउथ कोरिया, हांगकांग, जिनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हुआ है। फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल 2023 रिव्यू आया, उसके अनुसार हमारा क्या पोजीशन है दुनिया में। तो इंडिया का जो पोजीशन है फ्रेंड्स 8वें नंबर पे है। किस चीज में? ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में। यानी दुनिया में हम 8वें नंबर पे आते हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करने में। टॉप 5 में भी नहीं आते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं दूसरे फैक्ट्स की, वह है इंडिया रैंक 18वें नंबर पे आते हैं हम। किस में फ्रेंड्स? तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में। वहीं पे हम बात करते हैं सर्विस एक्सपोर्ट में तो 7वें नंबर पे हम आते हैं। फ्रेंड्स, हमारा सर्विस सेक्टर बहुत ही मजबूत है, स्ट्रांग है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम टॉप 5 में आ सकें। बहुत जल्द आएंगे। फ्रेंड्स, इस रिव्यू को हम लोगों ने स्टडी किया, 4 चीजों को देखा, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। फ्रेंड्स, उस वक्त से हम बात कर रहे हैं ट्रेड डेफिसिट। क्या होता है ट्रेड डेफिसिट? फ्रेंड्स, हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? एक्सपोर्ट। फिर इंपोर्ट भी करते हैं। अगर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए तो फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाता है। यानी हार्ड मनी को हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं सामान को परचेज करने में। फ्रेंड्स, ट्रेड डेफिसिट
का इंपैक्ट क्या होता है इकोनॉमी पे। अगर हम इसके निगेटिव इंपैक्ट को देखते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डिप्लेट कर जाएगा। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि हम जब भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं तो हार्ड करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हार्ड करेंसी को हम बाहर एक्सपेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा? हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वाइड हो जाएगा और बढ़ जाएगा। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स? करंट अकाउंट डेफिसिट होने पे जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होंगी हमारे देश का रेटिंग डाउनग्रेड करेंगे। अगर देश का रेटिंग डाउनग्रेड होगा तो देश में जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, पीएसयू हैं, उनको बोरो करने में प्रॉब्लम होगी। कैसे प्रॉब्लम होगी फ्रेंड्स? तो उनको इंटरेस्ट ज्यादा देना होगा। फ्रेंड्स, ये आपस में इंटरलिंक है। हमने निगेटिव इंपैक्ट को देखा, टू द पॉइंट देखा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। वहीं पे अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की देखते हैं फ्रेंड्स, तो गुड्स की इंपोर्ट अगर ज्यादा लेवल पे हो रही है, इसका मतलब यहां के जो कंज्यूमर्स है उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है गुड्स को परचेज करने की। यह इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो ट्रेड डेफिसिट को ड्राइव करते हैं, फ्रेंड्स, पहला नंबर पे आता है इंपोर्ट का बढ़ना। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो कंजम्पशन पैटर्न। ज्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बातें कर रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। कैसा फ्रेंड्स? अगर हम देखें कंजम्पशन पैटर्न, हमारा देश बहुत ज्यादा ज्वेलरी को इंपोर्ट करता है। अगर हम गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, सिल्वर को इंपोर्ट करते हैं, ऑर्नामेंट्स को, ज्वेलरी को बनाने के लिए, तो फिर हमें हार्ड मनी को खर्च करना पड़ता है, डॉलर को खर्च करना पड़ता है। होप आप समझे होंगे कंजम्पशन पैटर्न की बातें। बात करते हैं फ्रेंड्स, हम इंपोर्ट को नहीं रोक सकते हैं। बैलेंस बनाने के लिए हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव हमारे देश ने लिया है, हमारी गवर्नमेंट ने ली है, उसको जरा एक नजर देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला इनिशिएटिव आता है रोड टैप, यानी रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। यानी वह गुड्स जिसको हम एक्सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या करने के लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, उस पर जो भी टैक्सेज लगेंगे, ड्यूटीज लगेंगी, चाहे सेंट्रल ड्यूटीज हो या स्टेट या लोकल लेवल पे, उन सबको रिफंड कर दिया जाएगा, रिमीट कर दिया जाएगा, रिमिशन हो जाएगा। यानी रिमिशन होगा किस चीज पे? एक्सपोर्टेड मटेरियल के गुड्स पे। उसको हमने कहा रोड टैप। फ्रेंड्स, इससे पहले हम इस्तेमाल करते थे मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। WTO के अनुसार वैलिड नहीं था, इसलिए इसको हमने रिप्लेस करके रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को लेकर के आया। फ्रेंड्स, अगर हम दूसरे टर्म्स की बात करते हैं, द ट्रेड कनेक्टेड ई प्लेटफॉर्म, द ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म, यह क्या है फ्रेंड्स? तो यह एक सिंगल विंडो इनिशिएटिव है जिसको डिजाइन किया गया है ताकि यह एमएसएमई को सपोर्ट कर सके। एमएसएमई भी एक्सपोर्ट करने वाले मटेरियल को, गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है। और जो ट्रेड कनेक्ट ए प्लेटफॉर्म है, ये स्पेशली सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म डेजिग्नेट किया गया है एमएसएमई के लिए। किसने किया है फ्रेंड्स? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तीसरे इनिशिएटिव की, वह है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। फ्रेंड्स, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है
सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन इंटरनेशनल बिजनेस रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी वह 1963 में हुई थी। यह एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। फ्रेंड्स, इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस 2002 में रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। फ्रेंड्स, हमने लगभग रोड टेप, द ट्रेड कनेक्ट ए प्लेटफॉर्म और द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड को देखा। ये सारे इनिशिएटिव है किस चीज के लिए फ्रेंड्स? एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक वह है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत ज्यादा न्यूज में रहा और ये इकोनॉमिक करंट अफेयर यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे लगभग हमेशा यूपीएससी इससे से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछता है। उससे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो एफडीआई है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हमारे यहां आता है किन किन तरीकों से। तो यहां पे बात करेंगे, उसके लिए दो रूट्स हैं, एक है ऑटोमेटिक रूट्स और एक है गवर्नमेंट रूट्स। ऑटोमेटिक रूट कहने का मतलब हुआ इसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, नो गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड। वहीं पर हम बात करते हैं गवर्नमेंट रूट, यहां पे गवर्नमेंट अप्रूवल यानी हमारे गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले, कैपिटल को इन्वेस्ट करने से पहले। फ्रेंड्स, एफडीआई किन किन चीजों को इंक्लूड करता है? उसमें होता है फॉरेन करेंसी जो कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में हो सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफआईआई, लेकिन इन पर कुछ कंडीशन होता है, और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं और देखते हैं किन किन चीजों पर एफडीआई इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, चीट फंड्स, निधि कंपनीज, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां पर एफडीआई इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे सर एफडीआई क्या होता है, आपने अभी तक बताया नहीं। हम एफडीआई और एफपीआई दोनों के बीच में एक कंपैरिजन को देखते हैं, क्या होते हैं। दोनों के दोनों फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन जो एफडीआई होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको हम एफडीआई कहते हैं। लेकिन जो एफपीआई होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, वे फाइनेंशियल एसेट जैसे कि हमारे देश के स्टॉक मार्केट में, हमारे देश के बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अर्न करते हैं प्रॉफिट को और यहां से चले जाते हैं। इनको फ्लाइट इन्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, एफडीआई इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए कंपनी और एन इंडिविजुअल इन वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री। एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के उसके बिजनेस में अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम लोग एफडीआई करते हैं। फ्रेंड्स, दूसरे पॉइंट को देखते हैं, वह है इन्वेस्टमेंट फर्म। जो एफडीआई होगा वो फिजिकल एसेट में ज्यादातर इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गया, ऑफिस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। वह इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट, हाउसिंग, जिसको हम रियल एस्टेट कहते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। वहीं पर हम बात करते हैं फ्रेंड्स एफपीआई की, तो ये फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कंट्रोल पैरामीटर पे, तो जो इन्वेस्टर होते हैं एफडीआई वाले, उनका सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं।
क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स को वो बाई करने में सक्षम होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स एफपीआई की, इनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, इनका सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होता है। अगर वहीं हम बात करते हैं फ्रेंड्स रिस्क फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर, दैट इज एफडीआई, एफपीआई, तो एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इसलिए उनके पर्सपेक्टिव से एफडीआई हाईली रिस्की होता है। कंट्रीज में गवर्नमेंट बदले, पॉलिसी बदले, इसके बावजूद भी वो अपने पैसे को विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए एफडीआई हायर रिस्क की होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट होता है, एक्सपोजर टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। वहीं पे लो रिस्क की होते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर। हम बातें कर रहे हैं इजिली लिक्विडेट करके ये पैसे को विथड्रॉ कर लेते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स स्टेबिलिटी की, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो एफडीआई वाले होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म में कोई क्राइसिस आ सकती है, लॉन्ग टर्म में देश पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। फ्रेंड्स वहीं पर अगर हम बात करते हैं एफपीआई हाईली वोलेटाइल, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। होप फ्रेंड्स एफडीआई और एफपीआई के बीच के डिफरेंस को आपने समझा होगा। क्यों मैंने आपको बताया, अभी नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखते हैं। फ्रेंड्स ये 2020 का क्वेश्चन है जिसको यूपीएससी ने पूछा है। विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक। एफडीआई का कैरेक्टरिस्टिक बताना है हमें। इसमें पहला स्टेटमेंट है, इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स इसेंशियली इन ए लिस्टेड कंपनी। फ्रेंड्स क्या एफडीआई इसेंशियली लिस्टेड कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगी? अभी अभी ऊपर देखा, ये कंपनियां में इन्वेस्ट करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, जरूरी नहीं है लिस्टेड कंपनी में। और यहां पर वर्ड इसेंशियली भी है। दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग। हमारे पास 3 स्टेटमेंट और बचे हुए हैं। जो दूसरा स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। फ्रेंड्स एफडीआई आती हैं, हमारे यहां इन्वेस्ट करती हैं, फैक्ट्रीज ग्रो होती हैं, लॉन्ग टर्म में एफडीआई को भी प्रॉफिट होता है, हमें भी प्रॉफिट होता है, हमारे यहां एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है, उसका कंग्लोमरेशन इफेक्ट भी देखने को मिलता है। फ्रेंड्स ये कोई कर्ज नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन बी को कंसीडर करते हैं। लेकिन जो और भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उनको भी रीड करते हैं। जो थर्ड स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग। नहीं फ्रेंड्स, जो एफडीआई आते हैं उन पे हमें कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है। जब हमारी कंपनी ग्रो होगी, प्रॉफिट ओरिएंटेड होगी, उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोई कर्ज नहीं है। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। अगर हम डी ऑप्शन की बात करते हैं, इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फ्रेंड्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, हु द पीपल दे आर एफपीआई नॉट एफडीआई। 3 के 3 स्टेटमेंट को हम लोगों ने कैंसिल कर रखा है और ऑप्शन बी इज डेफिनेटली ट्रू and option B is the correct answer as per UPSC also. Friends, hope आप इसको समझे होंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने यहां लिख रखी है। क्या होता है एफडीआई, कैसे कैसे क्या होता है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको रीड कीजिए। नोट्स चाहिए, लिंक टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए और वहां से पीडीएफ के लिए टेक्स्ट कर सकते हैं या वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक और एफडीआई और एफआईआई पे 2011 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, उसको देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन को पूछा है, बस हम कुछ ही क्वेश्चन को देखते हैं यहां पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, बोथ
FDI and FII are related to investment in a country. Which one of the following statement best represents an important difference between the two? यानी FDI और FPI के बीच में डिफरेंस क्या है? 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन्हीं 4 स्टेटमेंट के आधार पे हमें डिफरेंस बताना है। हमने 5 से 6 पैरामीटर पे डिफरेंस बताया था फ्रेंड्स। अगर वो सारे हमें दिमाग में है तो फिर हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, FII हेल्प्स ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी while FDI only bring in capital। उल्टा लिख रहा है, एकदम अपोजिट लिख रहा है फ्रेंड्स। जिसका कुछ हिस्सेदारी कंपनी में होगा वही मैनेजमेंट ले आएगा, वही स्किल ले आएगा। जो पल भर के लिए पैसे कमाने के लिए आया था वह क्या लेकर के आएगा? कुछ नहीं। दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग। ऑप्शन बी की तरफ हम पहुंचते हैं फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है FII हेल्प्स in increasing capital availability in general while FDI only targets a specific sector। yes friends, यहां आप देख रहे होंगे only, जिसको आप देख करके कह सकते हैं ये गलत होगा, लेकिन ये गलत नहीं होने वाला है। FDI स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करता है, वहीं पे जो FII होता है वह अपने फंड को अवेलेबल कराता है। कहां पे फ्रेंड्स? किसी जनरल सेक्टर में। बी ऑप्शन को हम कंसीडर करते हैं फ्रेंड्स। और भी जो 2 ऑप्शन हमारे पास है उनको देखते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स सी नंबर पे, FDI फ्लोज ओनली इनटू द सेकेंडरी मार्केट while FII targets primary market। this is definitely wrong। FII can invest in a stock market which is the secondary market। डी ऑप्शन पे चलते हैं, FII is considered to be more stable than FDI। Who is more stable friends? Scroll up and watch again। इस प्रकार से हम बी ऑप्शन को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। होप फ्रेंड्स आपने ट्रेड डेफिसिट और FDI, FPI इनके डिफरेंसेस और ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस कर सके, इसके लिए हमारे जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, रोड टेप और भी 2 इनिशिएटिव को हमने देखा, आप अच्छे से समझे होंगे। फ्रेंड्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और यह है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी। हम अपने इंडियन रूपी को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं, उसको लेकर के हम क्या किए हैं, क्या कर रहे हैं, उसको देखते हैं फ्रेंड्स। स्पेशल नॉन रेसिडेंट रूपी SNRR और स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट, 2 ये टर्म है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं। ये रिलेटेड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी से। क्या होता है ये दोनों टर्म, देखते हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स जो स्पेशल नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट है वह क्या है? यहां लिखा हुआ है नॉन रेसिडेंट, यानी जो हमारे देश से बाहर होंगे उनके लिए एक अकाउंट बनेगा। कहां बनेगा फ्रेंड्स? हमारे देश के अंदर। उस अकाउंट में जो हमारे देश से बाहर हैं वे NRI हो सकते हैं, FII हो सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकते हैं। वे रेमिटेंसेज को रुपीज में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको एक अकाउंट ओपन करवाना होगा हमारे देश में, और वह अकाउंट होगा स्पेशल नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट। स्पेशल नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट जो कंडक्ट करेगा लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस इन रूपी। फ्रेंड्स जो स्पेशल नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट है किसके लिए है? नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए है। जो इंडिया से बाहर है वो FII भी हो सकते हैं, NRI भी हो सकते हैं। वे SNRR अकाउंट को इंडिया में ओपन करेंगे
और रुपीज में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसी प्रकार से फ्रेंड्स एक दूसरा है स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट। मान लो फ्रेंड्स कोई एक फॉरेन बैंक है, यह बैंक चाहता है कि इंडिया के किसी बैंक के साथ मिल करके एक अकाउंट ओपन करवा ले और उस अकाउंट के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस होगा वह डोमेस्टिक करेंसी में होगा, इंडियन रुपीज में होगा। उसको हमने कहा वोस्ट्रो अकाउंट। यानी वोस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो डोमेस्टिक बैंक ओपन करेंगी, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, फॉरेन बैंक के आधार पे ओपन करेंगी इन डोमेस्टिक करेंसी। जैसे मैंने यहां बताया, डोमेस्टिक बैंक फॉरेन बैंक के बिहाफ पे इस अकाउंट को ओपन करेंगी और जो ट्रांजैक्शंस को प्रोसीड करेंगी वह कैसे होगा फ्रेंड्स? डोमेस्टिक करेंसी में होगा। हो फ्रेंड्स, आप समझे होंगे। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है SNRR क्या है, स्पेशल नॉन रेसिडेंट अकाउंट क्या है, उसी प्रकार से स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट क्या है। होप आप समझे होंगे। मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले अगर हम देखें फ्रेंड्स, आरबीआई का अप्रूवल रिक्वायर्ड है प्रायर ओपनिंग एन SRVA, यानी स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट को ओपन कराने से पहले आरबीआई का प्रायर परमिशन लेना जरूरी है। फ्रेंड्स, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी से हम क्या समझते हैं? इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स, हमारा जो करेंसी है उसका हम इस्तेमाल आउट ऑफ द कंट्री एज ए रिजर्व के तौर पे कर सकते हैं। जरा देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, एन इंटरनेशनल करेंसी इज यूज्ड एंड हेल्ड आउटसाइड द इशूइंग कंट्री बाय बोथ रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स, जैसे कि डॉलर, यूरो, ये दोनों को हम एज ए रिजर्व रिक्वायरमेंट के तौर पर होल्ड करते हैं। अगर हमारी करेंसी भी इंटरनेशनलाइज हो गई तो दूसरे देश हमारे करेंसी को भी होल्ड पर रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, अगर हमारी करेंसी इंटरनेशनलाइज हो जाए तो क्या इशू हो सकता है? फ्रेंड्स, सबसे पहला इशू आता है स्टेबिलिटी इशू। कैसे फ्रेंड्स? अगर हमारी करेंसी इंटरनेशनलाइज हो जाती है, एज ए रिजर्व उसको यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम सिंपल समझने के लिए हम डॉलर को ही लेते हैं फ्रेंड्स। डॉलर को हम रिजर्व रिक्वायरमेंट के तौर पर रखते हैं, यानी जितनी ज्यादा डॉलर की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उतना ही ज्यादा अमेरिकन गवर्नमेंट को डॉलर को मार्केट में लाना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि उनको सामान को परचेज करना होगा। वे गुड्स को परचेज करेंगे तब तो डॉलर मार्केट में आएगा। यानी ये उनके विल पर नहीं है कि वो सामान परचेज करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको परचेज करना ही होगा। क्यों? क्योंकि उनको डॉलर को मार्केट में लाना है। फ्रेंड्स, यह एक डायलेमा है। इस डायलेमा को हम ट्रिफिन डायलेमा के नाम से जानते हैं। कौन सा डायलेमा फ्रेंड्स? अगर हमारी करेंसी रिजर्व रिक्वायरमेंट के लिए सुइटेबल हो गई तो मार्केट में हमारी करेंसी की जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम इस करेंसी को, डॉलर को या इंटरनेशनल करेंसी को मार्केट में पहुंचाए। उसके लिए क्या करना होगा? हमें गुड्स को बाई करना होगा। हम डायरेक्ट मनी को छाप करके तो बाहर नहीं ले कर सकते हैं। तो हमारे विल पर डिपेंड नहीं करेगा कि हम गुड्स को बाई करें या नहीं करें। हमें मार्केट में मनी को पहुंचाना है, डॉलर को पहुंचाना है, तो गुड्स को बाई करना ही होगा। यह एक डायलेमा यहां पर क्रिएट हो जाता है फ्रेंड्स। इसको हम ट्रिफिन डायलेमा के नाम से जानते हैं। होप आप समझे होंगे।
पॉलिसी चैलेंज, ट्रिफिन डायलेमा, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। मूव करते हैं फ्रेंड्स आगे और देखते हैं रुपी इंटरनेशनलाइज हो जाए तो क्या बेनिफिट्स होगा। फ्रेंड्स, जो वल्नरेबिलिटी होता है कि डॉलर को रोक देंगे अमेरिकन, तो फिर हम क्रूड ऑयल को कैसे परचेज करेंगे, हम एक्सटर्नल ट्रेड को कैसे करेंगे। हमारा रुपया ही इंटरनेशनलाइज हो गया तो फिर हम रुपये में भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी जो वल्नरेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। डॉलर पे जो डिपेंडेंस है वह भी रिड्यूस हो जाएगी, बिजनेस कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। हमारा जो रिजर्व रिक्वायरमेंट जरूरी होता है कि हम डॉलर में रखें, यूरो में रखें, येन में रखें, कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होगी। दीज आर द बेनिफिट्स विच प्रोवाइड्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। फ्रेंड्स, हम रुपये को इंटरनेशनलाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है फ्रेंड्स कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। आई विल नॉट डिस्कस कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, आई विल डिस्कस विद PYQ इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर। फ्रेंड्स, दूसरा जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया स्पेशल वोस्टो रुपी अकाउंट। तीसरा इंक्लूजन ऑफ इंडियन रुपी इन कंटिन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट। पॉज द वीडियो, रीड द एक्सप्लेनेशन। वहीं पे और भी कुछ इनिशिएटिव है, जैसे यूपीआई को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था किन किन देशों के साथ हमारी यूपीआई का लिंक अप पैचअप हो चुका है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्रेंड्स, बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, यह भी हमें हेल्प करता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी में। वहीं पे फ्रेंड्स इंडियन रुपी डेजिग्नेटेड एज फॉरेन करेंसी इन श्रीलंका। वहीं पे मसाला बॉन्ड्स जिसको रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में इशू करते हैं। दीज आर द स्टेप्स विच हैव बीन टेकन फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। वहीं पे फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं और देखते हैं, यहां पे एक टर्म है जिग, बहुत ज्यादा न्यूज में है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जिग क्या है फ्रेंड्स? यह गोल्ड बैक्ड करेंसी है। क्या है फ्रेंड्स? गोल्ड बैक्ड करेंसी। अभी अभी जिम्बाब्वे ने इंट्रोड्यूस किया है गोल्ड बैक्ड करेंसी। गोल्ड बैक्ड करेंसी कहें तो जो उसकी करेंसी होगी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू गोल्ड से तुलना की जाएगी, गोल्ड के बराबर होगी। हमारा जो करेंसी होता है 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, गोल्ड से पेग नहीं किया होता है। लेकिन जो गोल्ड बैक करेंसी है जिसको अभी जिम्बाब्वे ने जिग के नाम से रिलीज किया है, इसकी जो वैल्यू होगी इनहेरेंट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। किसके बराबर होगी? तो जितना उस पर वैल्यू लिखा होगा उस वैल्यू के अनुसार गोल्ड अवेलेबल होगा। वहीं पे बात करते हैं फ्रेंड्स फिएट करेंसी। तो फिएट करेंसी ये लैक करता है इंट्रिंसिक वैल्यू को। गोल्ड बैक्ड करेंसी इसमें इनहेरेंट वैल्यू होता है, वही पे फिएट करेंसी इंट्रिंसिक वैल्यू लैक करता है, नहीं होता है। होप फ्रेंड्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिग क्या है, किसने इंट्रोड्यूस किया है और गोल्ड बैक करेंसी के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है, यह पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स हम अगले टॉपिक को अगले लेक्चर में देखते हैं। इसमें हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, डेप्थ में PYQ के साथ डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मोटिवेटेड रहें, बहुत सारे हम करंट अफेयर PYQ के साथ ले आने वाले हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को हैप्पी होली।